हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग एक छोटा सा टॉपिक देखने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है प्रकाशीय पथ। और साथ ही साथ सीखेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके तरंगदैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज ये दोनों टॉपिक देखने वाले हैं और इस टॉपिक पर आप सभी लोगों को न्यूमेरिकल लगाने को मिलता है, ठीक ना। तो न्यूमेरिकल को धराशायी करना है तो ऐसे से टॉपिक को अपनी जुबान पे रखना है। पहले समझते हैं भाई प्रकाशीय पथ होता क्या है। देख रहे ना, हेडिंग हमने डाला हुआ है प्रकाशीय पथ। तो प्रकाशीय पथ मतलब ऐसा नहीं प्रकाश का जो पथ होता है वही प्रकाशीय पथ समझ सकते हैं। प्रकाश का जो पथ होता है वही प्रकाशीय पथ कहलाता है। लेकिन कैसे? जो प्रकाश है, देखो भाई मैं आपको थोड़ा ऐसे समझा रहा हूँ। जैसे ये प्रकाश है और ये कोई माध्यम है, ये हमारा अपना कोई माध्यम है, अपना कोई माध्यम है। इसमें प्रकाश की किरण जा रही है, इधर ये माध्यम है, माध्यम से पहले इधर जो रहेगा, इधर प्रकाश की चाल मतलब वायु है और वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है? सी होती है। अगर ये कोई माध्यम है तो ये माध्यम से पहले क्या हुआ? वायु हुआ। और ये माध्यम के बाद क्या हुआ? तो माध्यम के बाद भी ये क्या रहेगा? वायु ही रहेगा। वायु में प्रकाश की चाल को हम लोग सी से लिखते हैं। वायु में प्रकाश की चाल को सी से लिखते हैं और माध्यम में प्रकाश की चाल को वी से लिखते हैं। तो ये माध्यम है, माध्यम में प्रकाश की चलवा को हम लिख देंगे वी से। मान लेते हैं माध्यम में जो हमारी प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल वी है और ये माध्यम में डी दूरी तय करती है। माध्यम में डी दूरी तय करती है। तो यहाँ पे जो परिभाषा है, अच्छा माध्यम का मान लेते हैं अपवर्तनांक जो है वह क्या है? यन है। माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? यन है। माध्यम में डी दूरी प्रकाश की किरण चलती है और माध्यम का अपवर्तनांक यन है। तो परिभाषा जो प्रकाशीय पथ का होता है कि किसी माध्यम में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी और उस माध्यम के अपवर्तनांक के गुणनफल को प्रकाशीय पथ कहते हैं। फिर से एक बार देखें, डी क्या है? माध्यम में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। यन क्या है? इस माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी और माध्यम के अपवर्तनांक के गुणनफल को क्या कहते हैं? प्रकाशीय पथ कहते हैं। देखो ये लिखा गया है, प्रकाश द्वारा किसी माध्यम में चली गई दूरी तथा उस माध्यम के अपवर्तनांक के गुणनफल को क्या कहते हैं? प्रकाशीय पथ कहते हैं। तो माध्यम में चली गई दूरी को हम लोग लिख सकते हैं भाई डी से और माध्यम का अपवर्तनांक यन से। तो यन डी लिख सकते हैं ना भाई। प्रकाशीय पथ का फॉर्मूला क्या आ गया? यन डी। अब ये यन डी कैसे आया, इस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये यन डी कैसे आया, इस पे थोड़ा सा आओ भाई चर्चा करते हैं। देखो कैसे चर्चा होती है हमारी। तो जब प्रकाश की किरण मान लेते हैं डी दूरी माध्यम में चलती है तो डी दूरी प्रकाश को माध्यम में तय करने में लगा समय निकाल दे भाई। प्रकाश द्वारा, एक बार इसको लिख देना, प्रकाश द्वारा स्मॉल डी दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, तो समय मान लेते टी। समय बराबर होता है क्या? दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? डी और माध्यम में जा रहा है और माध्यम में चाल क्या होती है? वी होती है। माध्यम में चाल क्या हो गया? वी। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल और दूरी को हमने क्या माना हुआ है? डी और माध्यम में प्रकाश की चाल होती है वी। तो डी बराबर क्या हो गया भाई? टी बराबर हो गया डी अपान वी। अब इस वी की जगह पे क्या लिख सकते हैं भाई? हमने कभी आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, सिंस एन बराबर होता है, एन बराबर लिख रहे हो ये, एन बराबर सी अपान वी। तो यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा? v बराबर हो जाएगा c बटा n। तो हम लोग v की जगह पे क्या लिख सकते हैं? c बटा n। तो t बराबर क्या हो गया? d बटे v की जगह पे c बटा n। अब ये n चला जाएगा उछड़ के ऊपरा, तो t बराबर हो जाएगा nd अपान c। t बराबर हो गया nd अपान c। तो कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पे कि जो प्रकाश हमारी है वह d दूरी तय करती है और उसको समय लगता है nd अपान c। अगर यही हमारी प्रकाश इतने ही समय में निर्वात में चले तब कितनी दूरी चलेगा? तो इतने ही समय में प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी, इतने ही समय में प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी, इतने ही समय में प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी।
तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर है चाल गुणे समय। ठीक, तो दूरी बराबर चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल को हम लोग मानते हैं सी। यह कहाँ चल रही है, निर्वात में चल रही है ना, और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, सी होती है। समय, इतने ही समय क्या लेंगे हम लोग, टी लेंगे, और टी का मनवा हमने क्या निकाला हुआ है, और यही दूरी हमारी क्या कहलाती है, प्रकाशीय पथ कहलाती है। सी अपनी जगह पे, टी की जगह पे एन डी अपान सी, सी से कट गया, इसका मतलब कि हमारा प्रकाशीय पथ जो आया, प्रकाशीय पथ जो निकल के आया, कितना आया, एन डी। और ये हमने परिभाषा तो बताया कि माध्यम के अपवर्तनांक और माध्यम में चली गई दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, प्रकाशीय पथ कहते हैं। तो ये प्रकाशीय पथ बराबर क्या आ गया, एन डी। एन क्या है, अपवर्तनांक, डी क्या है, माध्यम में चली गई दूरी, किसके द्वारा, प्रकाश के द्वारा। ठीक, ये छोटा सा एकदम प्यारा सा डेरिवेशन है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि जब हमारी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक ना, इसको मिटा उठा दें भाई, नोट कर लो जबरदस्त तरीके से। चलो भाई मिटा दिया हमने। तो क्या लिख दिया, अगली हेडिंग हमारा कि प्रकाश द्वारा एक, क्या हेडिंग हो जाए भाई, प्रकाश के एक माध्यम से, यानी प्रकाश जो हमारा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जाहिर सी बात है भाई, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल बदलती है। यस, चाल बदलती है। जब चाल बदलेगी तो चाल बदलने से उसका तरंगदैर्घ्य भी बदल जाता है। तो अब तरंगदैर्घ्य बदल जाता है तो क्या तरंगदैर्घ्य घटेगा कि बढ़ेगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक ना, तो हेडिंग क्या हो जाएगा, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, दूसरे माध्यम में जाने पर तरंगदैर्घ्य पर प्रभाव, कि तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको अब हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, चलो भाई लेते हैं अपना कोई माध्यम। ये मान लेते हैं हम कोई माध्यम है, जो भी हमने फिगर बनाया वैसे ये अपना कोई माध्यम है। ठीक ना, तो अगर ये माध्यम है तो माध्यम से पहले वायु निर्वात होगा, माध्यम के बाद वायु निर्वात होगा। माध्यम से पहले वायु निर्वात है तो वहाँ प्रकाश की चाल सी। ये माध्यम है, माध्यम में प्रकाश की चाल वी, और वी बराबर होता है C/N। अभी हमने देखा वायु निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मान लेते हैं लैम्डा, और इस माध्यम में प्रकाश की चाल को मान लेते हैं लैम्डा एम ना लेकर के भाई लैम्डा में W लिख दे रहा हूँ कि माध्यम मान लेते हैं हमारा क्या है, ये माध्यम है। माध्यम हमने क्या मान लिया, जल मान लिया। माध्यम ने क्या मान लिया, जल मान लिया, और इस जल का अपवर्तनांक हमने क्या मान लिया, n है। जल का अपवर्तनांक क्या है, n है। फिर समझे भाई, ये हमने कोई माध्यम माना है, माध्यम में प्रकाश की चाल v होती है, v बराबर C/N। अभी हमने देखा कैसे होता है, c यहाँ पे क्या है, प्रकाश की चाल है, और यहाँ प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है वह है लैम्डा, और माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या है, लैम्डा W। माध्यम कैसा हमारा, जल है। ठीक है, तो जब प्रकाश की चाल यहाँ पर है, ठीक ना, c है, तो प्रकाश की चाल c है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, इस तरीके से भाई एक बार, निर्वात में प्रकाश की चाल, चाल बराबर क्या होता है, या फिर मैं एक फार्मूला भी हम लोग पढ़ेंगे भाई, निर्वात में प्रकाश की चाल। देखो भाई हमने फार्मूला पढ़ा है V बराबर N लैम्डा। हमने कभी सीखा हुआ है। ठीक ना, तो जो V है तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल रहती है वो V ना होकर के C हो जाती है, और N हमारा यहाँ पे आवृत्ति है। ये N हमारा क्या है, आवृत्ति, और यहाँ पे N को हमने किससे लिख दिया है, अपवर्तनांक को लिख दिया हुआ है। तो ये घाल मेल ना हो, ठीक ना, N हमारा आवृत्ति इस फार्मूले में है, और यहाँ पे हमने N क्या माना है, अपवर्तनांक माना है। तो ये घाल मेल ना हो, इसके लिए हम यहाँ पे N को आवृत्ति ना लिख करके F लिख दे रहे हैं। तो आवृत्ति को हमें क्या लिखना पड़ेगा, F, और लैम्डा की जगह पे लैम्डा। समीकरण नंबर 1। ये निर्वात में प्रकाश की चाल हो गई। और माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल
माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल v है। v बराबर आवृत्ति, देखो आवृत्ति भाई कभी चेंज नहीं होती ना, आवृत्ति एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति पर कोनो प्रभाव नहीं पड़ता है, आवृत्ति वही रहती है। आवृत्ति रहेगा f, लैम्डा की जगह हो जाएगा लैम्डा w, ठीक ना भाई। वायु या निर्वात में जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है लैम्डा, और माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या है, लैम्डा w। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, 1 से 2 में भाग देते हैं। C/V इक्वल टू क्या हो जाएगा, F लैम्डा अपान F लैम्डा W। अब बताएं भाई C/V के प्लेस पर क्या हम कुछ लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। कैसे, हमने पढ़ा हुआ N = C/V, पढ़े ना, N = C/V, जहाँ पे N अपवर्तनांक है, C क्या है, वायु में प्रकाश की चाल है, वेलोसिटी है, और ये मीडियम में प्रकाश की वेलोसिटी है। तो C/V के स्थान पे हम लोग N लिख सकते हैं, F कैंसिल हो जाएगा, N = लैम्डा अपान लैम्डा W। तो यहाँ से बात निकल के आती है कि लैम्डा W = हो जाएगा लैम्डा अपान N, लैम्डा W = लैम्डा अपान N, जहाँ पे जो N अपवर्तनांक है, N क्या है, अपवर्तनांक है, जो N होता है, सिंस N इज़ ग्रेटर देन 1, N हमेशा 1 से बड़ा होता है। अब ये कैसे पता चलेगा N हमेशा 1 से बड़ा होता है, यहाँ से आप देख सकते हो। C की जो चाल होती है, जो हमने लिखा हुआ है N बराबर C/V, जो C की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये जो चाल है हमारी कहाँ पर है, निर्वात में चाल है। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में ही होती है, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, निर्वात में ही होती है। अब यहाँ पे जो V है माध्यम, माध्यम में जो प्रकाश की चाल होगी निर्वात से कम होगी। जो कम से ज़्यादा में जब भाग देते हैं, कम से ज़्यादा में जब भाग देते हैं तो वह भाग का मान 1 से कम ही आता है। कम से ज़्यादा में जब भाग देते हैं तो उसका मान 1 से कम ही आता है। तो 1 से कम आने की वजह से कम से जब ज़्यादा हम भाग देंगे तो 1 से ज़्यादा ही आता है। तो 1 से ज़्यादा आने की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि जो N है, N इज़ ग्रेटर देन 1। जब N इज़ ग्रेटर देन 1 तो इसका मतलब है कि अगर ये ज़्यादा तो ये क्या हो जाएगा, कम। तो लैम्डा W क्या है, लैम्डा W। तो इस चीज़ को भाई यहाँ पे अगर हमने लिखा कि N इज़ ग्रेटर देन 1, इसलिए लैम्डा W का मान क्या है, घटता है। भाई N का मान बढ़ेगा तो लैम्डा W का मान घटेगा, तो लैम्डा W का मान घटता है। तो अब देखिए भाई यहाँ पे जो इसकी तरंग दैर्ध्य रहेगी, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, यहाँ बोले तो वायु या निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जैसे ही वो माध्यम में जाता है, माध्यम में जाने से उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, कम होती है। तो जहाँ पे ये यहाँ से पता चला, इस फार्मूले से लैम्डा W = लैम्डा अपान N से पता चला, ठीक ना, कि लैम्डा W का मान क्या होता है, घटता है। ठीक, तो ये रहा आपका कि प्रकाश की एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज की क्लास में जो हमने फार्मूला, देखो भाई फार्मूला देखो, कई फार्मूले में सीख लिए। पहला फार्मूला हमने सीखा ND, प्रकाशीय पथ ND होता है, ठीक है। V बराबर F लैम्डा, या V बराबर F लैम्डा W कहें, या F लैम्डा M कहें। भाई मीडियम में ना, ये मीडियम में प्रकाश की चाल है, ये मीडियम में तरंग दैर्ध्य है। और C बराबर F लैम्डा कह सकते हैं, ये भी हमने फार्मूला सीखा हुआ है, ठीक है। N बराबर C/V, ये भी हमने फार्मूला सीख लिया हुआ है, ठीक ना। तो ये सब फार्मूले जो हैं, ये सब फार्मूले हमें एक एक नंबर की न्यूमेरिकल को लगाने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। इन सब फार्मूले पे आपको अपनी जो क्लास मिलेगी, उस क्लास में इन सभी फार्मूले पे मैं न्यूमेरिकल लगवाने वाला हूँ। तब आपको मज़ा आएगा कि हाँ, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल कितने आसान है। बस ये सब फार्मूले आपको याद होने चाहिए, एकदम फार्मूला याद होगा। ये तो पहले से N बराबर C/V बहुत पहले से याद है। आज ये भी पहले से ही था, ये भी पहले से, आज वाले में ND है। बाकी और जो निकाला गया इन्हीं फार्मूले के हेल्प के माध्यम से ये सब निकाला गया है, ठीक ना। तो ये सब नोट कर लीजिए। अगली क्लास में हम लोग इस चैप्टर के जो हम टॉपिक पढ़े हुए हैं, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत और तरंग प्रकाश की जो हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है, इस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो हमारे बोर्ड में टपके हुए हैं, उन सारे न्यूमेरिकल को हम लोग एक जगह पे करके इकट्ठा हम लोग सीख लेंगे। तब हमें ये लगेगा कि अब इस चैप्टर से अगर कोई भी न्यूमेरिकल आया तो हमारी पहुँच से बाहर जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।
तब तक आप लोग ऐसे ही पढ़ाई लिखाई शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। चलिए भाई ठीक है, सबको बाय बाय।